Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss one of the favorite topic of UPSC and very important for this year prelims 2023, that is विजयनगर अंपायर. विजयनगर अंपायर के बारे में यूपीएससी लगभग हर साल या 2 साल में एक बार क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसको काफ़ी ध्यान से आप लोग सुनना. वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजयनगर अंपायर के बारे में. विजयनगर अंपायर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोर्सेज के बारे में, यानी कि हमको कहाँ कहाँ से इसके बारे में पता चलता है. उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे किस किस डायनेस्टी ने रूल किया था. तो विजयनगर अंपायर पे 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था. वो थी संगमा, सलुवा, तुलुवा एंड अराविदु. इन्होंने विजयनगर अंपायर पर AD 1336 से AD 1672 तक यानी करीब 3 सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था. विजयनगर अंपायर के बारे में जो सोर्सेस होते हैं वो कई टाइप के मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है, जैसे कि लिटरेरी सोर्सेस हो गए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो गए या न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस हो गए. तो इन सारे सोर्सेस से हमें विजयनगर अंपायर के बारे में पता चलता है. अगर हम लिटरेरी में इंडिजिनियस सोर्सेस के बारे में बात करें तो वो कृष्णदेव राय की एक बुक है अमुक्ता मलैदा, गंगा देवी की एक बुक है मदुरै विजयम और अलासानी पेदम्मा की जो बुक है वो मनुचरितम. ये इंडिजीनियस लिटरेचर सोर्सेस हैं जिनसे हम लोगों को विजयनगर अंपायर के बारे में पता चलता है. और बहुत सारे फॉरेनर ट्रेवलर्स भी आए थे यहाँ पे जिन्होंने इसके बारे में डिटेल में लिखा है. तो इनमें इब्न बतूता मोरक्को से, निकोलो डी कॉन्टी वेनिसी से आया था और अब्दुल रज्जाक पर्सिया से आए थे. और इसके बाद में एक और आए थे डोमिंगो पायस, वो पुर्तगाल से आए थे. इन्होंने काफ़ी डिटेल में विजयनगर अंपायर के बारे में, उसकी कंडीशंस के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में काफ़ी डिटेल से लिखा हुआ है. इसके बाद कॉपर प्लेट के इंस्क्रिप्शन से भी हम लोगों को पता चलता है जो कि देवराज सेकंड ने बनवाई थी श्रीरंगम में. उसमें उसने बताया था वहाँ की विजयनगर अंपायर की जीनियोलॉजी के बारे में और उसके अचीवमेंट्स के बारे में. हम्पी में जो रूइंस हैं और अदर मॉन्यूमेंट्स के जो रूइंस हैं उनसे पता चलता है कि वहाँ के कल्चरल कंट्रीब्यूशन में विजयनगर अंपायर का कितना बड़ा रोल था. बाकी विजयनगर अंपायर ने काफ़ी कॉइन्स भी इशू करवाए थे जिसमें कि चित्र बने हुए थे लीजेंड्स के और उनके टाइटल्स भी दिए हुए थे, उनके अचीवमेंट के बारे में भी दिया गया था. अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में विजयनगर अंपायर की. तो 1336 में हरिहर और बुक्का जो संगमा डायनेस्टी के थे, इन्होंने विजयनगर अंपायर को फाउंड किया था. और ये जो हरिहर और बुक्का थे वो ओरिजिनली काकतीय रूलर जो थे वरंगल के, उनके अंडर काम करते थे, उनको सर्व करते थे. उसके बाद में ये लोग कंपली चले गए जहाँ पे इनको कैद कर लिया गया और इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया. बाद में इन्होंने अपनी घर वापसी कर ली और इनको घर वापसी कराने वाले थे संत विद्यारण्य. इन्होंने घर वापसी करने के बाद में इन्होंने अपने इंडिपेंडेंस को प्रोक्लेम कर दिया और एक नई सिटी बनाई जो कि तुंगभद्रा रिवर के साउथ बैंक पर थी. उसका नाम इन्होंने दिया विजयनगर अंपायर, विजयनगर यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री. विजयनगर किंगडम को स्टैब्लिश करने के बाद इन्होंने होयसाला किंगडम को अपने लपेटे में लिया और 1346 में इन्होंने इसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया और इसके बाद में इनका एक छत्र राज्य हो गया रामेश्वरम तक. इसके बाद में इनका मन नहीं माना, इन्होंने फिर बहमनी किंगडम के साथ लड़ाई कर दी जो कि रायचूर दोआब में हुई. और रायचूर दोआब का जो एरिया है वो तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में आता है. डिस्प्यूट ओवर रायचूर दोआब तुंगभद्रा. संगमा डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो देवराज सेकंड थे, लेकिन ये कहीं पे भी क्लियर विक्ट्री इनकी नहीं हुई बहमनी सुल्तान में. इनकी डेथ के बाद संगमा डायनेस्टी कमजोर पड़ गई और जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई थी वो सुलुवा डायनेस्टी आई थी. इसको सुलुवा नरसिम्हा ने फाउंड किया था और ये छोटे टाइम के लिए ये डायनेस्टी रही 1486 से 1509 तक. इसके बाद में कृष्णदेव राय आए, वो 1509 से 1530 तक इन्होंने रूल किया. तुलुवा डायनेस्टी को वीरा नरसिम्हा ने फाउंड किया था. इसके फाउंडर वीरा नरसिम्हा जी थे और ये ग्रेटेस्ट विजयनगर एम्पायर रूलर कृष्णदेव राय बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी. जो कृष्णदेव राय जी थे जो काफी फेमस हैं, इनके दरबार में तेनाली रामन थे, तो ये तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे.
इनके पास ग्रेट मिलिट्री एबिलिटी थी और अपने साथ में ये हाई इंटेलेक्चुअल क्वालिटी वाले लोगों को रखते थे। जब कृष्णदेवराय जी पावर में आए थे तो उस टाइम में जो बहमनी किंगडम था उसको दक्कन सल्तनत ने रिप्लेस कर दिया था और जो मुस्लिम की आर्मीज इन्होंने कृष्णदेवराय से लड़ाई करी थी उन लोगों को दीवानी के बैटल में कृष्णदेवराय ने हरा दिया था। उसके बाद में इन्होंने रायचूर दोआब को भी इन्वेड किया था, जिससे कि इनकी लड़ाई जो थी वो सुल्तान ऑफ बीजापुर इस्माइल आदिल शाह के साथ में हुई थी। कृष्णदेवराय ने उसको भी डिफीट किया, उसको कैप्चर करके रायचूर में बंद कर दिया 1520 में। उसके बाद ये बीदर की तरफ चले गए और उसको भी कैप्चर कर लिया। कृष्णदेवराय की जो उड़ीसा कैंपेन थी वो भी काफी सक्सेसफुल रही थी। इसने वहां के गजपति रूलर प्रताप रुद्र को हराया, फिर उनको पूरा तेलंगाना अपने अंडर में ले लिया। इसने फ्रेंडली रिलेशंस भी बनाए थे पोर्टुगीज के साथ में। अल्बुकर्क जो था उसने अपना एम्बेसडर भेजा था कृष्णदेवराय के दरबार में। चूंकि ये एक वैष्णवाइट थे लेकिन ये हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं इनको सेकुलर टाइप के इंसान थे। अपने मामले में रिलीजियस थे लेकिन बाकी सबका भी आदर करते थे। इनको आंध्रा भोज के नाम से भी जाना जाता है और आर्ट और लिटरेचर के ये काफी ज्यादा पैटर्न थे या उसको काफी प्रमोट करते थे। इनके दरबार में 8, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे वैसे ही इनके दरबार में 8 स्कॉलर्स थे जिनको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। और इनके दरबार का जो सबसे इंटेलिजेंट था वो अल्लासानी पेदन्ना था और उसको आंध्र कविता का पितामह भी बोला जाता था। ये इनका टाइटल था, आंध्र कविता पितामह। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था अल्लासानी पेदन्ना का वो मनुचरितम था और हरिकथा सारम था। ये 2 इनकी बुक्स थी, मनुचरितम और हरिकथा सारम। पिंगाली सुरन्ना, तेनाली रामकृष्णा और भी लोग थे वो उनके इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इनके वैल्यू मिलती थी वो मिलती थी अल्लासानी पेदन्ना को। कृष्णदेवराय ने भी कई किताबें लिखी थी तेलुगु में, जिसमें से जो इनके इम्पोर्टेंट थी वो थी अमुक्त मलयधा, और संस्कृत वर्क भी इन्होंने किया था। उसमें संस्कृत में लिखा था जामवंती कल्याणम एंड उषा परिणायम। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी संस्कृत में और 1 किताब लिखी थी तेलुगु में। कृष्णदेवराय भी खुद ही पोएट थे, इसीलिए अपने आसपास वो अष्ट दिग्गज बना के रखे थे। काफी इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ में घिरे रहते थे ये। कृष्णदेवराय जी ने साउथ इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स को रिपेयर करवाया था। इन्होंने हिंदू कल्चर को काफी प्रमोट किया था। इन्होंने फेमस विट्ठल स्वामी और हजारा राम स्वामी टेम्पल्स भी बनवाए थे और एक नई सिटी बसाई थी नागलापुरम, जो कि इनकी रानी थी नागला देवी, उसकी याद में बनवाई थी। और बहुत सारे राय गोपुरम भी इन्होंने बनवाए थे। इनकी डेथ के बाद में अच्युता देव और वेंकटा जो थे वो कुर्सी पर बैठे थे या राज सिंहासन पर बैठे थे, और जब रामराय जी आए उनके टाइम में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा और बीदर, इन 4 स्टेट्स की कंबाइंड फोर्सेस ने इनको हरा दिया था तलाईकोटा के वार में, जो कि हुआ था 1565 में। इस बैटल को रकासासा तंगाड़ी भी बोलते हैं। इसमें रामराय को बंदी बना लिया गया और उनको मार दिया गया। उसके बाद विजयनगर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके बाद में थोड़े बहुत 1-2 किंग आते रहे, वो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, मतलब उनका कुछ ज्यादा पावर चला नहीं। तो हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो वेल ऑर्गेनाइज्ड था। किंग जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी थी। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव मैटर्स में उनका सारा पावर उन्हीं का रहता था। वही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी था। जो वहां पे राजा का बेटा राजा बनेगा ये वाला कॉन्सेप्ट चलता था। और जो किंग था उसने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना रखी थी और वही लोग उसको असिस्ट किया करते थे। अंपायर जो था वो यूनिट्स में डिवाइडेड था, यानी कि सबसे पहले मंडलम, फिर नाडु, फिर स्थलाज और उसके बाद में ग्राम्स आते थे। जैसे हमारे आज के टाइम में स्टेट आता है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर ब्लॉक आता है और उसके बाद में ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी आते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी था
यूपीएससी ने इसके बारे में एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। वो बोल रहे थे कि इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो, तो ये याद कर लेना इनको देख के। जो मंडलम होते थे उसके गवर्नर को मंडलेश्वर बोला जाता था या नायक बोला जाता था। विजयनगर एम्पायर जो है वो लोकल अथॉरिटीज को पूरी पावर देता था, यानी कि यहाँ पे पावर डिसेंट्रलाइजेशन भी थी और अच्छी बात है। यहाँ पे सोर्सेस ऑफ इनकम की बात करें तो लैंड रेवेन्यू से होती थी, ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट जो मिलते थे उनको उससे होती थी, कस्टम कलेक्ट किया जाता था, पोर्ट्स पर टैक्स लगाए जाते थे, वेरियस प्रोफेशंस पर, एंड अदर सोर्सेस ऑफ इनकम भी गवर्नमेंट के होते थे। लैंड रेवेन्यू जो था वो जनरली फिक्स रहता था 1/6 का, और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता था तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाता था अच्छा खासा। यहाँ की आर्मी के बारे में बात करें तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड और इफिशियंट थी। इसमें कैवलरी था, इन्फेंट्री थी, आर्टिलरी थी, एलिफेंट्स भी था। हाइब्रिड हॉर्सेस को प्रोक्योर किया जाता था विदेशी ट्रेडर्स से, और जो टॉप ग्रेड ऑफिसर्स होते थे उनको नायक या पोलीगर बोला जाता था। इनको लैंड दी जाती थी इनकी सर्विसेज के बदले में, और इन लैंड्स को अमारम भी बोला जाता था। और जो सोल्जर्स होते थे उनको कैश में पेमेंट दी जाती थी, यानी कि जो हाई क्वालिटी के ऑफिसर्स या हाई लेवल के ऑफिसर्स होते थे उनको लैंड दिया जाता था बदले में उनकी सर्विसेज के, और जो सोल्जर्स होते थे उनको कैश में पेमेंट दी जाती थी, और जो लैंड दी जाती थी ऑफिसर्स को उनको आमरम बोलते थे। सोशल लाइफ के बारे में बात करें तो अल्लासानी पेदन्ना ने मनुचरितम में लिखा है कि 4 कास्ट होती थी। इसमें हम लोग वर्ड बोलते हैं, उन्होंने कास्ट बोला है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज। तो ये 4 अल्लासानी पेदन्ना के हिसाब से 4 कास्ट में सोसाइटी डिवाइडेड थी। और जो सोसाइटी थी वो सिल्क और कॉटन क्लॉथ को यूज करती थी मेनली ड्रेस के लिए। परफ्यूम, फ्लावर, ऑर्नामेंट और ये सब भी यूज किए जाते थे लोगों के द्वारा। इससे पता चलता है कि सोसाइटी काफी रिच भी थी, लग्जेरियस लाइफ भी जी रहे थे विजयनगर एम्पायर के लोग। पायस ने बताया है कि यहाँ पे ब्यूटीफुल हॉर्सेस भी थे। जो रिच लोग थे वो काफी शानदार घोड़े रखते थे, और जो ज्यादातर जो घर थे उसमें सर्वेंट भी होते थे, ज्यादातर घरों में सर्वेंट भी होते थे। ये ऐसा पायस ने ऑब्जर्व किया था, इसने अपने किताब में लिखा है। निकोलो कॉन्टी ने बोला था कि स्लेवरी काफी थी, प्रिवेलेंस ऑफ स्लेवरी, डांसिंग, म्यूजिक, रेसलिंग, गैम्बलिंग, कॉक फाइटिंग वर सम ऑफ द अम्यूजमेंट्स। ये कुछ मनोरंजन की चीजें थी जो वहां पे होती थी, और इसके बारे में भी यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा हुआ है, आप लोग देख लेना। संगमा रूलर जो थे वो मेनली सेवाइट थे, और विरूपाक्ष थे। जो विरूपाक्ष देवता थे वो उनके कुल देवता थे। इनको जो संगमा रूलर्स थे वो उनके कुल देवता जो थे वो विरूपाक्ष देवता को, विरूपाक्ष जो थे यानी कि विरूपाक्ष गॉड उनके कुल देवता थे, और ये लोग मेनली सेवाइट होते थे। लेकिन बाकी जो डायनेस्टीज हैं वो वैष्णवाइट्स थे, वैष्णवाइट्स थे, विष्णु भगवान को मानते थे। लेकिन संगमा जो रूलर्स थे वो केवल शिव जी में आस्था रखते थे, बाकी सारे लोग हैं वो विष्णु जी में आस्था रखते थे उनके। श्री वैष्णविज्म जो है वो रामानुजम की वेरी पॉपुलर है। जो अदर किंग्स थे, सारे ही किंग्स थे, मतलब वो दूसरे धर्मों का आदर करते थे। मुस्लिम्स को फ्रीडम था मस्जिद बनाने का, वर्शिप करने का, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन में एम्प्लॉयमेंट भी मिलता था। विजयनगर एम्पायर भेदभाव नहीं करता था रिलीजन के आधार पर, और जो लोग थे उनके बीच में पुराण और जो रामायण महाभारत की किताबें हैं वो काफी फेमस थी। हालांकि जो वीमेन की पोजीशन थी वो इतना इंप्रूव नहीं हुई थी। हाउएवर सम ऑफ देम वर लर्न, कुछ जो वीमेन्स थी वो पढ़ी लिखी थी, या जो किंगडम की होती होंगी, राजकुमारी वगैरह, उनको पढ़ाते होंगे। जो गंगा देवी थी, वाइफ ऑफ कुमार कंपना, इन्होंने एक फेमस किताब लिखी थी मधुरा विजयम। हनम्मा और तिरुमल्लम्मा जो थी वो फेमस पोएट थी इस टाइम की। नूनियंस के अकॉर्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन वर एम्प्लॉयड इन रॉयल पैलेसेस एज डांसर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट, पैलेंक्विन बेरर्स। जो नूनियंस था उसने लिखा था कि जो लार्ज नंबर वीमेन है वो पैलेस में उनको नौकरी दी जाती थी डांसर के रूप में, डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में, या पालकी उठा के ले जाने वालों के रूप में, रानी की पालकी ले जाओ इधर उधर, तो उसके लिए भी इनको सर्विस पर रखा जाता था वीमेन्स को। और जो लड़कियां होती थी डांसिंग गर्ल्स यानी देवदासी की जो प्रथा होती है वो
अटैचमेंट था लड़कियों का टेम्पल्स के साथ में। ये भी प्रैक्टिस में था कि मंदिर में लड़कियां नाचेंगी, ये प्रैक्टिस में था, यानी कि देवदासी वाला। पायस ने इसको देवदासी का नाम दिया है। नोनिंज ने ये बोला है कि यहाँ पे लड़कियां मंदिरों में डांस करती थी और वो टेम्पल से अटैच थी, और पायस ने इसी को देवदासी सिस्टम का नाम दिया है। पॉलीगेमी भी प्रिवेलेंट थी रॉयल फैमिलीज में, सती को ऑनर किया जाता था। नोनिंज ने इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। अब हम लोग बात करेंगे इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। तो विजयनगर अंपायर अपने टाइम पर वर्ल्ड का एक वेल्थिएस्ट पार्ट में गिना जाता था। इनका विजयनगर अंपायर का जो चीफ ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। यहाँ पे जो विजयनगर अंपायर के रूलर्स थे वो लोगों को इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे, टैंक बनवाते थे, डैम भी बनवाए गए थे तुंगभद्रा रिवर पर, और नोनिंज ने जो है वो कैनाल्स के बारे में भी जिक्र किया है। यहाँ पे जो ट्रेड गिल्ड्स भी बने हुए थे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज थी और इनको गिल्ड में ऑर्गेनाइज किया गया था। गिल्ड का मतलब होता है जैसे हमारा आज के टाइम में ट्रेड यूनियन होता है, उसी तरीके से गिल्ड भी बोला जाता है। उस टाइम में गिल्ड बोला जाता था इनको। मेटल वर्कर्स भी काफ़ी थे, मेटल का काम होता था, और बाकी क्राफ्ट्समैन भी फ्लोरिश कर रहे थे इस टाइम में। डायमंड माइंस भी थी कुरनूल अनंतपुर में उस टाइम में। विजयनगर ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड भी था, उस टाइम में काफ़ी ट्रेड होता था यहाँ से। इनलैंड, कोस्टल और ओवरसीज ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता था, यानी कि एक टाइप से अपने ज़माने के ये अंबानी वाली टाइप की फीलिंग लेते थे ये लोग। यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था वो कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एक्सपोर्ट होते थे, और मसाले जाते थे, चावल जाता था, लोहा भी जाता था, साल्ट पीटर भी और शुगर भी। इतनी सारी चीज़ें ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट की बात करें तो ये घोड़े इंपोर्ट करते थे, मोती इंपोर्ट करते थे, कॉपर, कोराल, मरकरी, चाइना सिल्क और वेलवेट क्लोथ्स, यानी कि जो लग्जरियस आइटम्स हैं वो ये लोग इंपोर्ट करते थे। पैसा हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता है यार। अब इनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इन्होंने टेम्पल बिल्डिंग जो है वो काफ़ी मोमेंटम में रहा था विजयनगर अंपायर के टाइम में। और इन्होंने जो टेम्पल्स बनवाए थे उनकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो राय गोपुरम टॉल होते थे, राय गोपुरम को गेटवे भी बोलते हैं, एंड कल्याण मंडप भी बनवाते थे जिसमें कि पिलर्स होते थे काफ़ी सारे। और उसके बाद में स्कल्पचर्स ऑन द पिलर्स वर कार्व्ड बाय डिस्टिंक्टिव फीचर्स। जो पिलर्स होते थे उस पर काफ़ी स्कल्पचर्स कार्व किए जाते थे, बनाए जाते थे। इनका जो मोस्ट कॉमन एनिमल है वो हॉर्स था। पिलर्स पर बनाते थे सबसे ज़्यादा घोड़े की तस्वीरें ही बनाया करते थे। लार्ज मंडप बनते थे जिसमें कि 100 से लेके 1000 पिलर्स तक होते थे। कुछ कुछ मंडप में लगभग 100 तो सब में होते थे, फिर जो काफ़ी बड़े होते थे मंडप उसमें 100,000 पिलर तक होते थे। इन मंडप को देवता बिठाए जाने के लिए यूज़ किया जाता था जब फेस्टिवल्स होते थे। तो काफ़ी बड़े मंडप बना दिए गए 1000 पिलर वाले, फिर एक देवता को बिठा दिया गया, फिर उसके वहाँ पे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे, पूजा करते थे ये लोग, और अपने फिर उसके बाद में फिर से लाइफस्टाइल जीने लगते थे। जो मेन इंपॉर्टेंट टेम्पल विजयनगर स्टाइल में बनवाए गए थे वो विठल स्वामी और हजारा जी का टेम्पल था। हजारा रामा स्वामी टेम्पल ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस स्टाइल के। वरदराज एंड एकम पर क्या है, वरदराज और एकम पारनाथ टेम्पल जो है वो कांचीपुरम के ये एग्जाम्पल हैं जो बताते हैं कि विजयनगर अंपायर का स्टाइल का आर्किटेक्चर कितना शानदार और अद्भुत है। मेटल इमेजेस ऑफ कृष्णदेव राय एंड हिज क्वीन एट तिरुपति आर एग्जांपल्स ऑफ कास्टिंग ऑफ मेटल इमेजेस। यहाँ पे मेटल इमेजेस की कास्टिंग भी होती थी और हमें इसके एग्जांपल मिले हैं तिरुपति से, जहाँ पे कृष्णदेव राय की और उनकी रानियों की मेटल इमेजेस मिली हैं। म्यूजिक एंड डांसिंग वर आल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय रूलर्स ऑफ विजयनगर। जो यहाँ के रूलर थे वो म्यूजिक और डांसिंग को भी पैट्रोनाइज करते थे, प्रमोट करते थे। और उस टाइम में संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा और तमिल लैंग्वेज जो है वो फ्लोरिश कर रही। लिटरेचर का विकास अपने पीक पर पहुंचा था कृष्णदेव राय के टाइम पर। जो कृष्णदेव राय जी थे वो खुद ही संस्कृत और तेलुगु के स्कॉलर थे। इनके जो फेमस कोर्ट पोएट थे अल्लासानी पेदन्ना वो तेलुगु के राइटर थे। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि कल्चरल कंट्रीब्यूशन में विजयनगर अंपायर का बहुत बड़ा रोल था और ये काफ़ी रिमार्केबल भी था। इस तरीके से
विजयनगर अंपायर हमारा खत्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए अब एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्योंकि यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विजयनगर किंगडम। स्टेटमेंट नंबर 1, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाल राय गोपुरम एंड कल्याण मंडपम with carved pillars in the temple premises was the principal feature of Vijayanagara kingdom. Statement number 2, the chief items of exports were horses, pearls and velvet cloths. Statement number 3, there was a great development in Sanskrit and Telugu literature. Select the correct option. Option A, only one statement is correct. Option B, only two statements are correct. Option C, all statements are correct. And option D, ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आप लोगों को इसमें से सही वाला ऑप्शन चूज करना है और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।